प्रणाम। मैं पंडित सुरेंद्र शर्मा, सूक्ष्म ज्योतिष में हमारा विषय विवाह काल के उपरांत गार्जियंस के द्वारा जो आवश्यक कार्य हैं उनके प्रति चल रहा है, जिसमें मैंने सम्मुख बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो अति आवश्यक है। अगर नहीं मिलाएंगे, नहीं कर्म करेंगे, ये केवल गुण मिलाने के उपरांत ही शादी को तय कर लेंगे तो फिर वही होगा जो ऊपर लिखा गया है। और इसमें कोई शक नहीं होता है। अपने आसपास, अपने चारों तरफ, पास पड़ोस, मित्र, दोस्त, रिश्तेदारियाँ, इन सब में कहीं न कहीं आप कुछ दुर्घटनाएं, कुछ अनावश्यक घटनाएं, कुछ इच्छा के प्रतिकूल होने वाले विवाद आदि देखते रहे होंगे। इसका सीधा संबंध इन सब से होता है। साथ में गुणों से भी होता है, क्योंकि हम लोग ये सिद्धांत मान के चलते हैं कि 36 गुणों में से अगर 18 मिल गए तो विवाह कर लो। जो 18 नहीं मिले उनका क्या, उतना संकट तो आएगा। फिर क्या चाहिए? जो 18 नहीं मिले उनका उपाय करें, तदुपरांत विवाह का सोचें। और जब सोच लिया तो पूर्णतः ना सोचें, पूर्णतः तब सोचें जब इन सब का आकलन कर लें। उसमें से कुछ बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आयु निर्धारण के 2 इकाइयों पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें दीर्घ आयु, मध्यम आयु। आज अल्प आयु की तरफ जाते हैं। अल्पायु सिद्धांत। अल्पायु सिद्धांत में यदि लग्नेश तथा अष्टमेश दोनों ही स्थिर राशि में हों अथवा एक चर राशि में हो और दूसरा द्वि स्वभाव राशि में हो, वो दोनों मैंने सम्मुख लिखी हुई हैं। 1, 4, 7, 10 अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये 4 राशियां हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे भी हैं। उस सिद्धांत पर आते हैं। मैंने काल्पनिक रूप एक कुंडली ली है सामने, है तो ये रियल ही, परंतु मैं किसी कारणवश इसके डिटेल नहीं दे रहा हूं कि इसका कब का जन्म है, किस दिन का, कहाँ का। ये कोई कारण है, शायद अनुमति नहीं ली है उस व्यक्ति से जिसने मुझे ये कुंडली अपनी दिखाई थी। मैंने उससे अनुमति नहीं ली, उसके गार्जियन से, इसलिए मैं इसके डिटेल नहीं दे रहा हूँ। देखिए लग्नेश कौन है। लग्न में 7 नंबर राशि लिखी है तुला। तुला का स्वामी शुक्र कहाँ पर है? दूसरे भाव में, और वो भी मंगल की राशि में, क्रूर ग्रह की राशि में, क्षतिकारक मारक ग्रह की राशि में, एक्सीडेंटल ग्रह की राशि में। अष्टमेश 8वें भाव में 2 नंबर राशि, 2 नंबर राशि वृष, उसका स्वामी भी शुक्र है। तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों का स्वामी शुक्र हुआ, 8 नंबर राशि में हो गया। 8 नंबर राशि देखिए स्थिर है। तो लग्नेश तथा अष्टमेश दोनों एक ही होकर के स्थिर राशि में आ गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अल्पायु हो जाता है। अल्पायु की निश्चितता नहीं है। इस विषय में पहले भी बात हो चुकी है कि 0 से लेकर ऊपर कहाँ तक हो।
कुछ लोग कहते हैं 30-32, कुछ लोग 40-45, कुछ लोग कहते हैं 20-25। यह उससे भी कम होती है, क्योंकि छोटे बच्चों का भी देहावसान बहुत शीघ्र ही पूरा होता है, कभी कभी देखा गया है। फिर लग्नेश अष्टमेश की बात हो गई। अब आते लग्न और लग्नेश पर। लग्न शनि और मंगल दो एक दूसरे से विपरीत स्वभाव रखते हुए पापी, दो पापियों से पीड़ित है। लग्न पूरी तरह पीड़ित है। लग्नेश शुक्र, उसके साथ केतु है। सामने से राहु की दृष्टि पड़ रही है। सिद्धांततः तो बल या क्षति राहु से ही होती है। लोग केतु को ग्रह मानते हैं, लेकिन राहु को सर्प रूप माना गया है, और सर्प का मुंह है तो टेल है, मुंह नहीं है तो टेल नहीं है। क्षति राहु का मुंह करता है, सर्प का मुंह करता है, टेल नहीं करते। टेल में जहर नहीं है। इसलिए दोनों एक साथ एक ही प्रकृति के नहीं हो सकते। जो कर्म है क्षतिकारक, लाभदायक, जैसा भी व्यक्ति का अपना विचार है, जो जैसा सोचता हो, मेरे सिद्धांत के अनुसार तो राहु सदैव हानिकारक है, कभी लाभकारी नहीं होता। इसलिए राहु की दृष्टि में है लग्नेश पीड़ित है, पूरी तरह पीड़ित है। यहाँ स्थिर का सिद्धांत भी आ गया। लग्न भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है। इसलिए ये मूलतः अल्पायु हो जाता है। जो मूलतः अल्पायु हो जाता है, अब उसके लिए चंद्रमा का आकलन भी करते हैं। चंद्रमा की क्या स्थिति है? अगर चंद्रमा में कुछ बल है तो थोड़ी वृद्धि हो जाएगी आयु में। चंद्रमा भी वीक है तो फिर अल्पायु के सिद्धांत से आगे ज्योतिष के नियमों को देखते हुए तो नहीं जाया जाता। प्रभु की कृपा तो कुछ हो रही है, वो तो वही जाने। चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा शनि की तीसरी दृष्टि में आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा शनि में शत्रुता है। गुरु में शनि में शत्रुता नहीं है, इसलिए शनि यहाँ पर देखेगा तीसरी दृष्टि से, तो गुरु को उतनी क्षति नहीं करेगा, लेकिन चंद्रमा को करेगा। शत्रु दृष्टि है, चंद्रमा भी पूरी तरह पीड़ित हो गया। और चंद्रमा मूला नक्षत्र में, मुंह मैंने लिखा हुआ है मुंह, चंद्रमा मूला नक्षत्र में है, हानिकारक नक्षत्र में है। मूला नक्षत्र को हानिकारक कहा गया है। मैंने सूक्ष्म रूप से लिया है ये, इसकी डिग्रियां नहीं लिखी है। इस सिद्धांत के अनुसार से भी ये बच्चा, व्यक्ति, आप कुछ भी कहें, अल्पायु हो जाता है। पांचों बातें इसकी अल्पायु की तरफ गई, इसलिए ये बच्चा अल्पायु था और लगभग 3-3.5 वर्ष की आयु में ये चला गया था। तदुपरांत ये कुंडली मुझे देखने को मिली। पेरेंट्स ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये पांचों सिद्धांत अल्पायु के बोलते थे। इस प्रकार से हम व्यक्ति आयु का निर्धारण करते हैं, आकलन करते हैं। आयु की सारी बातें क्लियर हुई। तदुपरांत फिर दूसरा हमने डिस्कस कर ही लिया है, विधवा या वधूर। तीसरे पर जाएं, संतान भाग में है या नहीं। पंचम भाव को देखते हैं। इसके लिए पंचम भाव, पंचमेश और पंचम का कारक, वो तीनों इस कुंडली में तो नहीं देखे जा सकते। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे बच्चे की कुंडली है जो चला गया था। इसके लिए सामान्यतः तो हमें अगली कुंडली देखनी पड़ेगी, परंतु काल्पनिक रूप भी ले सकते हैं। काल्पनिक रूप लेने के लिए मुझे इस प्रयास करना पड़ेगा।
काल्पनिक रूप में ले लीजिए। काल्पनिक रूप में हम यहाँ 5 नंबर ले लेते, सिंह राशि को लग्न में ले लेते। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। क्योंकि हमने ली ही काल्पनिक है, इसलिए इसके 9 के 9 ग्रह हम काल्पनिक रूप भी में ही कहीं ना कहीं बिठा लेते हैं। कल्पना करो, यहाँ शनि है, यहाँ गुरु है, यहाँ मंगल है, यहाँ चंद्रमा है और यहाँ सूर्य है और साथ में यहाँ राहु है, तो यहाँ केतु आ जाएगा। अब मंगल आ गया, बुध, यहाँ बुध को ले सकते हैं और गुरु हमने ले लिया, शुक्र, यहाँ शुक्र को ले सकते हैं। और बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 के 9 ग्रह यहाँ आ गए। ये काल्पनिक रूप है ये कुंडली, मात्र ये समझाने के लिए कि भाव के अनुसार संतान भाग में है या नहीं। उसके लिए हम पहले पंचम भाव, पंचमेश, पंचम का कारक, तीनों की शुद्धता और बल को देखेंगे, फिर लग्नेश को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, फिर भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्येश को देखेंगे। इतनी बातों को निर्णय करने के उपरांत ही तब हम चलेंगे कि संतान की उपलब्धता की तरफ दिशा करें या सर झुका लें। 9 शब्द तो नहीं कहना चाहिए इन विषयों में, प्रभु इच्छा कह करके ही अपनी बात को पूरा कर लेना चाहिए। जैसे पंचम भाव, ये एक समझाने के लिए मात्र उदाहरण है। पंचम भाव, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो पंचम भाव पे देखिए किस ग्रह की दृष्टि पड़ती है। शनि 3 दृष्टियों से देखता है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो इस पर कोई सी भी दृष्टि शनि की नहीं पड़ती। आगे गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9, तो गुरु की 1, 2, 3, 4, गुरु की दृष्टि भी इस पर नहीं पड़ती। मंगल, उसकी 4 दृष्टियां होती है, वो 3 दृष्टियां होती है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि। तो क्योंकि ये इससे तीसरा पड़ा, मंगल की दृष्टि नहीं होती, इस पर नहीं पड़ती। और आगे केतु की भी दृष्टि 5, 7, 9, तो 5वीं भी नहीं पड़ती। लिहाजा ये भाव पर, इस भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो पंचम भाव पीड़ित नहीं है। इस प्रकार से हम भाव की शुद्धता का आकलन करते हैं। फिर पंचमेश बृहस्पति, 9 नंबर राशि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति देखिए कहाँ पर है, पीड़ित है या शुद्ध है, दूसरे भाव में है। दूसरे भाव पर क्या किसी पापी की दृष्टि पड़ती है, ये देखें। पहले शनि से चलेंगे, इसकी तीसरी दृष्टि नहीं पड़ती। मंगल, उससे तो 12वें हो जाता है, ये केतु से भी ये 12वें हो जाता है, नहीं पड़ती दृष्टि। बुध से 9वें हो जाता है, इधर घूम के आएंगे, बुध की 9वीं दृष्टि नहीं होती। फिर चंद्रमा की केवल 7वीं दृष्टि होती है, इस पर नहीं पड़ती। सूर्य 7वीं दृष्टि से इसे देखता है। सूर्य 7वीं दृष्टि से गुरु को देखता है। सूर्य क्षीण कारक ग्रह है, पुत्र का दाता है, परंतु क्षीण कारक भी है। यहाँ ये अष्टम भाव में चला गया, इसलिए इसकी क्षीण कारक गति हानिकारक नहीं रही, क्षीण कारक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भाव पर प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है। यदि भाव पर प्रत्यक्ष दृष्टि होती है तो सूर्य क्षीण कारक हो जाता है। अब आइए राहु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, 5 पड़ता है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर पड़ती है राहु की दृष्टि। बृहस्पति पर नहीं गई।
इसलिए बृहस्पति, अच्छा शुक्र की तो केवल सप्तम दृष्टि होती है, तो यहाँ नहीं पड़ती। किसी भी पापी की दृष्टि यहाँ पंचमेश पर नहीं है। पंचम का कारक बृहस्पति, इसलिए पंचम का कारक भी बृहस्पति हो गया, तो पंचम भाव यहाँ शुद्ध हो गया पूरी तरह। ना पंचम का कारक पीड़ित है, ना पंचमेश पीड़ित है, ना पंचम भाव पीड़ित है। तीनों इकाइयाँ शुद्ध हो गई, तो संतान भाग में बनती है। आगे भाग्येश और भाग, परंतु भाग भाव नौवां भाग, इसमें राहु बैठा हुआ है, अटकाव देगा। और यही राहु 9वीं दृष्टि से यहां भी देख रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही राहु, जो राहु भाग को पीड़ित कर रहा है, वही राहु 9वीं दृष्टि से यहां भी देख रहा है। पंचम भाव में भाग को पीड़ित किया, पंचम को इसने पीड़ित किया। सामान्यतः तो ये शुद्ध बन रहा था, लेकिन राहु की 9वीं दृष्टि आ गई, तो भाग पीड़ित हुआ और पंचम पीड़ित हो गया। लेकिन किसी भी ग्रह की जो बली दृष्टि है वो सप्तम होती है, सामने से देखता है। 9वीं दृष्टि उतनी क्षतिकारक नहीं रह जाती, इसलिए राहु यहाँ छीण कारक तो हो सकता है, संतान विहीन नहीं हो सकता। ये स्थिति हुई। अब भाग तो पीड़ित है, इसलिए संतान में अटकाव होगा। और भाग्येश 1 नंबर राशि मेष राशि, मेष का स्वामी केतु, मेष का स्वामी मंगल, केतु से युत है। या तो ऐसे कह लें केतु से युत है, या फिर ऐसे कह लें कि राहु की सप्तम दृष्टि में एक ही बात हो गई, क्योंकि पीड़ित तो राहु से होगा। क्षतिकारक तो केतु से भी है, क्योंकि यह सर्जरी कारक हो जाता है। दोनों सर्जरी कारक ग्रह एक साथ हो गए, इसलिए भाग्येश और भाग दोनों पीड़ित हो गए। लिहाजा संतान प्राप्ति अटकाव से होगी, परंतु संतान प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हम संतान पक्ष का आकलन करते हैं। परंतु अब एक घटक और बचा, लग्न। लग्न देखिए, लग्न में शनि बैठा हुआ है, शत्रु राशि, सिंह राशि सूर्य की और शनि सूर्य की शत्रुता। इसलिए यहां भी अटकाव आता है, यहां से अटकाव, यहां से अटकाव, तो देरी हो जाती है, छीण बन जाते हैं, एक से अधिक छीण बन जाते हैं, अटकाव आ जाता है। उपाय मांगता है, दान पुण्य प्रभु भक्ति मांगता है। संतान प्राप्ति तो होगी, देर में होगी। इस प्रकार से हम इस दूसरे घटक का आकलन करते हैं। नहीं करेंगे, प्राप्ति विहीन भी रह सकते हैं, प्राप्ति में अटकाव हो सकता है, कितनी देरी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तम तो यही है कि विवाह पूर्व इन सब का आकलन कर लें। इनके आकलन करने के उपरांत आप क्या सोचते हैं? आपको ये कुंडली उत्तम लगती है, मध्यम लगती है, निम्न लगती है, ये तो आपने सोचना है। परंतु ये आकलन करने से आपको ये अवश्य पता लग जाएगा कि इस इकाई से मुझे क्या प्राप्त होगा। लाभान्वित रहूँगा, नहीं रहूँगा, देर में रहूँगा, इच्छुक हूँ विवाह का इससे, नहीं हूँ, मना करूँ, हाँ करूँ, ये तो मैंने सोचना है, ये आपने सोचना है। परंतु प्रभु का नाम लेकर के इनका आकलन अवश्य करें, नहीं तो वही होगा जो ऊपर लिखा गया। अब हम अगले पाठ में इससे अगले घटकों पर चलेंगे। इस प्रकार से विवाह से पूर्व इन सब का आकलन सभी को कर लेना चाहिए, सुख मिलेगा।
आज के पाठ में यहीं तक हमने चर्चा की। अगले पाठ में हम इससे आगे चलेंगे। प्रणाम।